कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इस सीरीज का यह वीडियो पहला भाग है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 1। इसमें हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं और ऑर्गेनोमेटेलिकल कंपाउंड्स का नामकरण किस तरह किया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 1। सबसे पहले बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, कि रसायन की यह शाखा कब से सामने आई। लगभग 250 वर्ष पूर्व कार्ब धात्विक यौगिकों की खोज हुई थी, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले सन 1853 में फ्रैंकलिन ने एथिल जिंक आयोडाइड और डाई एथिल जिंक का जो सेपरेशन किया, उस दरमियान कार्ब धात्विक यौगिकों यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आगे सन 1900 में विक्टर ग्रिन्यार द्वारा ग्रिन्यार अभिकर्मकों की खोज की गई थी और सन 1951 में फेरोसिन नामक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया गया था। इस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अलग से एक ब्रांच है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या? तो बिल्कुल सरल शब्दों में कहें, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो जाता है, कार्ब धात्विक जिसमें कार्बन भी है और धातु भी है, ऑर्गेनोमेटेलिक जिसमें मेटल भी है और ऑर्गेनिक ग्रुप भी है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक धातु कार्बन बंध मेटल कार्बन बॉन्ड हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सरलतम शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें एक तो मेटल हो, दूसरा कार्बन का परमाणु हो और मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड हो, सीधा बंध हो। अब ये जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ये चाहे तो सहसंयोजक हो, कोवेलेंट हो, आयनिक हो यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट हो, या पाई इलेक्ट्रॉन बंध हो। ये बंध कैसा भी हो सकता है। आवश्यकता किस बात की है कि मेटल और कार्बन के बीच में सीधा बॉन्ड होना चाहिए। अगर कोई ऐसा यौगिक है जिसमें कि कार्बन भी है और मेटल भी है, लेकिन उनमें मेटल और कार्बन के बीच में अगर डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं है, तो उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो कार्बन के साथ धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें धातु का कार्बन के साथ कोई सीधा बंध नहीं हो, वह कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एमाइड, केलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या मेटेलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी को कार्ब धात्विक यौगिक नहीं माना जाता है। ये सारे जो एग्जाम्पल यहां आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, धातु एल्कोक्साइड, धातु एमाइड, केलेट संकुल यौगिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के धात्विक लवण, ये सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनमें धातु का कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड या सीधे बंध नहीं होता है। कुछ अधातु तत्व जैसे बोरॉन, सिलिकॉन,
ये भी कार्बनिक समूह के साथ जो यौगिक बनाते हैं उनके गुण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के समान होते हैं, लेकिन ये जो अधातुओं के साथ में इस तरह के यौगिक हैं ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो अभी हमने परिभाषा दी थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, कि ऐसे यौगिक जिनमें मेटल भी हो, कार्बन भी हो और उन दोनों के बीच में सीधा बॉन्ड हो, उनमें कुछ संशोधन कर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह के कार्बन द्वारा या तो धातु के साथ बॉन्ड बने या कार्बन से कम विद्युत ऋणी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन या कार्बन से अधिक विद्युत धनी तत्व के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बने, उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक कहेंगे। तो अब तीन चीजें हो गई कि मेटल का कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड हो। अब ये जो कार्बन है ये किसी ग्रुप का कार्बन एटम भी हो सकता है। तो हम यूं कहें कि किसी कार्बनिक समूह का कार्बन एटम और मेटल इनके बीच में डायरेक्टली बॉन्ड बने, या कार्बन का कार्बन से जो कम विद्युत ऋणी तत्व है उसके साथ में बॉन्ड बने, या कार्बन से जो अधिक विद्युत धनी तत्व है उनके साथ में सीधा बॉन्ड बने, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक है। जो ये अधिक विद्युत धनी के साथ जो बॉन्ड बनाए तो वो जो अधिक विद्युत धनी वाला भाग है वह हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने परिभाषा में संशोधन किया, इसके अनुसार फिर जो हल्के हैलोजेंस यानी कि लाइट हैलोजेंस, चाल्कोजेंस, इन सब के जो कार्बनिक यौगिक हैं वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार जो धातु के साइनाइड्स हैं, कार्बाइड और जो कार्बोनिल्स हैं, इनमें भी मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है, लेकिन इनमें से सिर्फ केवल जो कार्बोनिल्स हैं उन्हीं में ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। कुछ कार्बधात्विक यौगिकों के उदाहरण यह स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए हैं। कुछ प्रमुख ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स: एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। डाई एथिल जिंक C2H5 2Zn, C6H5Li फेनिल लिथियम, आयरन पेंटाकार्बोनिल, टेट्रामेथिल सिलिकेन, टेट्रा एथिल टिन। ये सब कुछ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कुछ कार्बधात्विक यौगिकों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्बधात्विक यौगिकों के नामकरण की। कार्बधात्विक यौगिक में एक ही एल्किल अथवा एरिल समूह यदि उपस्थित है तो सबसे पहले जो ये कार्बनिक समूह है, चाहे वह एल्किल हो या एरिल हो, उसका नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखा जाएगा और पूरे नाम को एक ही शब्द के रूप में लिखा जाएगा। पहला उदाहरण है C2H5Li। अब यहां जो एल्किल समूह है वो एथिल है, तो पहले उसका नाम लिख देंगे और उसके बाद में धातु का नाम लिखा जाएगा। तो C2H5Li का नाम हो गया एथिल लिथियम। इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया गया है C6H5Li, तो ये हो गया फेनिल लिथियम। तो अभी हमने बात की कि एल्किल या एरिल समूह एक ही उपस्थित हो, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है जबकि एल्किल या एरिल समूह एक से ज्यादा उपस्थित हो। तो जब एक से अधिक आइडेंटिकल यानी कि एक समान एल्किल या एरिल समूह उपस्थित होते हैं तो एल्किल या एरिल समूह के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरह से प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। यह स्क्रीन पर नीचे जो आप दो उदाहरण देख रहे हैं कि टेट्रा मैथिल एल्यूमिनियम, अब इसमें मिथाइल ग्रुप 4 लगे हुए हैं तो ये टेट्रा मैथिल हो गया।
इसी तरह से जो बिल्कुल नीचे उदाहरण दिया गया है उसमें 2 फेनिल ग्रुप है तो वो डाइफेनिल हो गया। तो नाम हो गया ऊपर टेट्रामेथिल एल्यूमिनियम और नीचे डाइफेनिल मरकरी। अब यदि एल्किल और एरिल समूह भिन्न भिन्न हो, अभी हमने बात की थी कि एक से अधिक लेकिन आइडेंटिकल एल्किल या एरिल समूह लगे हों, लेकिन अब बात करते हैं हम कि यदि ये एल्किल और एरिल समूह भिन्न भिन्न है तो ऐसी स्थिति में उन समूहों के नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं और बाद में धातु का नाम लिख देते हैं। अब जो 2 उदाहरण हरे रंग से आप स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे हैं, एथिल मेथिल मैग्नीशियम, तो इस यौगिक में एथिल और मेथिल 2 समूह लगे हुए हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एथिल को हम पहले लिखेंगे तो नाम हो गया एथिल मेथिल मैग्नीशियम। इसी तरह से जो दूसरा उदाहरण जिसे भी आप हरे रंग से देख पा रहे होंगे, एथिल मेथिल जिंक। तो अगर एक एल्किल या एरिल समूह है तो सबसे पहले उसका नाम और फिर धातु का नाम लिखते हैं। एक से ज्यादा एल्किल या एरिल समूह हो लेकिन आइडेंटिकल हो तो उनके आगे संख्या लगा देते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। और यदि एल्किल और एरिल समूह आइडेंटिकल नहीं है यानी कि वो अलग अलग है तो फिर उनके जो नामकरण करेंगे उसको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली ही किया जाएगा। अगला नियम, एल्किल या एरिल समूह जो लगे हुए हों, चाहे एक लगा हो, आइडेंटिकल एक से ज्यादा लगा हो या अलग अलग लगे हों, उनमें अगर कोई प्रतिस्थापन है तो उन प्रतिस्थापन का जो नामकरण करेंगे वह जो सामान्यतः हम IUPAC में जिस तरह से नामकरण करते हैं उसी के अनुसार ही किया जाएगा। नीचे स्क्रीन पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम के साथ में 2 एक जैसी संरचना लगी हुई है। यह संरचना है C6H5Cl3। तो इसका हम पहले नामकरण कर लेंगे। तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल। 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल। अब चूंकि इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इस तरह के 2 समूह लगे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे बिस, BIS, बिस। तो जब पूरा नाम हम लिखेंगे तो बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल और अंत में धातु का नाम मैग्नीशियम। तो जब कभी एरिल या एल्किल समूह पर कोई भी प्रतिस्थापन लगा हो तो उस प्रतिस्थापन वाला जो समूह है उसका जो नामकरण है वो हम जो सामान्य IUPAC में जिस तरह से नामकरण करते हैं उसी के अनुसार करेंगे। जब कभी धातु कार्बोनिल का मामला हो तो उसमें धातु का नाम पहले लिखा जाएगा। अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नामकरण में पहले एल्किल या एरिल समूह का नाम लिखते हैं और फिर धातु आयन का नाम लिखते हैं, लेकिन कार्बोनिल के मामले में हम पहले कार्बोनिल समूह से पहले हम धातु का नाम लिखते हैं और उसके बाद में जितने कार्बोनिल समूह लगे हैं उनकी संख्या से कार्बोनिल समूह को दर्शाते हैं। जो ऊपर की तरफ आप 2 उदाहरण देख रहे हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले धातु का नाम लिखा जाए, उसके बाद में कार्बोनिल समूह की संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द को लिख देते हैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। इन दोनों उदाहरण में आप देखेंगे निकल टेट्रा कार्बोनिल और आयरन पेंटा कार्बोनिल, इन दोनों में धातु का एक ही परमाणु है। यदि धातु के एक से अधिक परमाणु उपस्थित हो तो डाई ट्राई आदि प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। जो नीचे 2 उदाहरण दिए गए हैं, Mn2CO10 डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल, CO2CO8, यहां थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप कृपया ध्यान दीजिएगा कि आपके स्क्रीन पर जो सबसे अंत में दिख रहा है CO2CO8, इसका नाम होगा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल।
टंकण में त्रुटि की वजह से यहाँ डेका टाइप हो गया है, इसे आप ऑक्टा पढ़ेंगे, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक मतलब ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें धातु और कार्बनिक समूह के साथ साथ और भी कोई अकार्बनिक समूह भी उपस्थित हो तो कहलाएगा मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक अर्थात मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब कभी मिश्र कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण करना हो तो सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे, वह एरिल है कि एल्काइल समूह है उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद में धातु का नाम लिखेंगे और अंत में हम अकार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे। जो 3 उदाहरण दिए गए हैं इसे और क्लियर करते हैं। पहला उदाहरण CH3MgCl, तो पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखेंगे तो वो हो गया मैथिल, उसके बाद धातु का तो मैग्नीशियम और बाद में अकार्बनिक समूह जो यह क्लोराइड है तो लिखेंगे क्लोराइड। तो पूरा नाम हो गया CH3MgCl का पूरा नाम हो गया मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो यह भी स्पष्ट है कि पहले ऑर्गेनिक ग्रुप को लिख दिया है, फिर मेटल को लिखा है, फिर इनऑर्गेनिक ग्रुप को लिखा गया है। C2H5BeH एथिल बेरिलियम हाइड्राइड। जब सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं तो उनको हाइड्राइड के रूप में अथवा सिलेन का डेरिवेटिव मानकर उनका नामकरण किया जाता है। नीचे 2 उदाहरण से जो स्क्रीन में बिल्कुल नीचे की तरफ प्रदर्शित हो रहे हैं यह स्पष्ट हो रहा है। CH3 टेट्रामेथिल सिलेन, तो जो सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनको हम ये मानेंगे कि ये सिलेन के डेरिवेटिव्स है और उनका नामकरण इस तरह से करेंगे टेट्रामेथिल सिलेन। जो सबसे अंत में उदाहरण दिया गया है डाईएथिल डाईफ्लोरोसिलेन। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं जो उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं और किस तरह से हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी कि कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।